अष्टाध्यायी में जो ये पाणिनि सूत्र हमें मिलता है, पाणिनि के अष्टाध्यायी से हमें क्या मिलता है? पाणिनि सूत्र मिला। और पाणिनि सूत्र से आगे प्रत्याहार का निर्माण होगा। ये पाणिनि सूत्र अपने आप में संस्कृत व्याकरण की निरुक्ति ईट मानी जाती है ना? संस्कृत व्याकरण के निरुक्ति ईट मानी जाती है। कौन? पाणिनि सूत्र है ना? निरुक्ति ईट है। संस्कृत व्याकरण के निरुक्ति ईट हमारा को माना जाता है पाणिनि सूत्र। अब जब हम अष्टाध्यायी के अध्ययन के अंदर प्रवेश करते हैं, जिस तरह की हमारा पहला कुछ होता है तो क्या होना है। लेकिन आप जानिए पाणिनि के कुछ अंश की बात है ना। पाणिनि व्याकरण के निर्माण के लिए संक्षेपीकरण का माध्यम लिया था, संक्षेपीकरण का सहारा लिया था। संक्षेपीकरण कहते हैं यानी संक्षेपीकरण के लिए सूत्रों का सहारा लिया। कितने सूत्रों का? 6 सूत्र का सत्य या लिखने के लिए व्याकरण को संक्षेप में लिखने के लिए पाणिनि के माध्यम लिए 6 माध्यम अपनाए हैं। अब 6 माध्यम है कौन कौन से उसको बताइए। पहला माध्यम आपका क्या बनता है? प्रत्याहार बनता है। क्या बनता है? दूसरा माध्यम क्या बनता है? अनुबंध बनता है। अगला क्या है? अगला क्या है? संज्ञा एवं परिभाषा है। अगला क्या है? निवृत्ति है। नेक्स्ट क्या है? ये इस तरह करके इन्होंने क्या किया? 6 माध्यम अपनाया। संक्षेपीकरण के 6 माध्यम अपनाए हैं। कौन? पाणिनि। प्रत्याहार रूपी जो माध्यम, इससे कैसे संक्षेपीकरण होता है व्याकरण का, है ना? अनुबंध रूपी जो संक्षेपीकरण का माध्यम, इससे कैसे संक्षेपीकरण होता है? गण रूपी जो माध्यम, इससे कैसे संक्षेपीकरण होता है? संज्ञा और परिभाषा रूपी जो माध्यम, इससे कैसे संक्षेपीकरण होता है? अनुवृत्ति रूपी माध्यम उससे कैसे होगा? और पूर्वोत्तर सिद्धांत है, इससे कैसे संक्षेपीकरण हमारा होगा? इसको पहले हम समझते हैं, है ना? ये समझेंगे फिर उसके बाद हम जानेंगे क्या क्या बातें हैं। देखिए प्रत्याहार की जब बात की आती है तो प्रत्याहार हमारा इसका जो शाब्दिक अर्थ देखते हैं या इसका दूसरा करते हैं तो ये आता है प्रतिधन आहार। प्रति माने प्रत्येक, और प्रति का मतलब प्रत्येक प्रकार, प्रत्येक वस्तु ले ले, प्रत्येक कुछ भी हम ले सकते हैं। क्योंकि ये हमारा प्रत्याहार जो निर्माण हुआ है मनसा सूत्र पर है। मनसा सूत्र में सारी ध्वनियाँ हैं। मनसा सूत्र में जिन्हें हम वर्ड लिखते हैं वो क्या है? ध्वनि है। ध्वनि का विकल्प होता है ना? तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि मनसा सूत्र के प्रत्येक वर्णों का आहरण करके जो क्या है ना, यानी ये क्या करता है? आहरण करता है, प्रत्येक वर्ण का आहरण करता है। पाणिनि ने इसको संक्षेप में कैसे बनाया होगा इसके लिए जानिए। मनसा सूत्र में आपको कितने वर्ण मिलते हैं? कुल मिला के 14 मिला के 42 मिलते हैं। टोटल 43 मिलते हैं, है ना? तो ऐसी स्थिति में मनसा सूत्र में स्वर और व्यंजनों का अपना सामंजस्य है। अगर हम स्वर जानना चाहें मनसा सूत्र में कितने स्वर हैं तो शायद हमें लिखना पड़े जी। है ना? इस तरह लिखना पड़े तो हमें लगता है कि लिखने में आपको समय जाएगा, स्थान गिरेगा, है ना? व्यंजनों की अगर बात की जाए तो उसमें भी है कि चलिए हैंडल से शुरू करके हम हर तक लिखेंगे, गिनेंगे, स्थान जाएगा, समय जाएगा, सब कुछ जाएगा ना। तो ये समय और स्थान बचाने के लिए पाणिनि ने किसका निर्माण किया था? प्रत्याहार का निर्माण किया। अब प्रत्याहार से समय स्थान कैसे रखता है? जैसे आपका कहना हो संस्कृत के सभी स्वर बताइए ना, संस्कृत में किस नाम किया जाता है? अच्छे। आज का मतलब होता है छोटा आ से लेकर 4 तक के सारे वर्ण, है ना?
छोटा आ से 4 तक के सारे वर्ण। जैसे आप देखेंगे छोटी कक्षाओं में बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, लिख दिया जाता है आ से आ, इस तरह ना। तो ये आ से आ बच्चा समझ जाता है, हमें आ से लेकर आ तक सारे वर्ण लिखे होमवर्क में ना, इस तरह करके इतना लिख दिया जाता है, डाट करके हाथ है ना। इसी तरह अंग्रेजी का A to Z करके हाथ में दिया जाता है, मतलब समझ आता हमें ए और जेड से कितने सारे वर्ड लिखने जाने। A to Z का मतलब क्या होता है? सारे वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर है ना। और आ से आ तक का मतलब हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर वर्ण, यही ना। तो ये आपका क्या है? यही संक्षेपीकरण है। वास्तव में क्या है? संक्षेपीकरण है। यानी आ से आ तक अगर हमने इस तरह काट कर लिया, इसका मतलब हो गया सारे वर्ड। एक जीरो हो गया, इसका मतलब हो गया सभी वर्ड है ना, अंग्रेजी के सभी वर्ड। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्या हाल बिल्कुल यही काम करता है। महसूस होती है अगर सभी वर्डों को हमें जानना है, लिखना ना पड़े, स्थान भी ना जुड़े, तो हम एक जैसे यहाँ एक जेड लिखा गया वैसे आ से लेकर ला तक हम लिख देते हैं अल। सभी स्वर लिखना है तो आ से लेकर जा तक अच्छे। सभी व्यंजन लिखना है तो आ से लेकर ला तक अल। समझ में है? तो ये क्या काम किया इसने? संक्षेपीकरण का काम किया। जहाँ बहुत सारे लिखने तो वहाँ हमें केवल 2 ही अक्षर से काम कर गया हमारा, है ना। इस तरह प्रत्याहार से क्या किया गया? संक्षेपीकरण। किसका? अनुबंध। अनुबंध का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे से आकर बांधना। पीछे से आकर यानी पीछे से बाधित करना या रोक देना। पीछे से बाधित करना, पीछे से रोकना, बांधना कुछ भी है ना। तो ये अनुबंध पीछे से बाधित करता है। और यहाँ पे बाधित करने का काम कौन करते हैं? अनुबंध, है ना। ध्यान दीजिए, अनुबंध का दूसरा नाम इत है। क्या है? इत है। और किसका नाम है? हल को इत कहते हैं और इस अनुबंध का दूसरा नाम है ना। हल बोले तो किसी बड़े के नीचे किसी ने रहता ना सुखा जाए। हाँ, हलत नहीं, हल उसको बोलते हैं। और हलत उसे हाँ व्यंजनों में हल होता है ना। हल वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन, है ना। क्योंकि व्यंजन सदैव हल में ही हल होते हैं। अधूरा, वास्तव में हल का शाब्दिक तात्पर्य अगर हम देखें तो हल का तात्पर्य क्या होता है? अधूरा। किसी वर्ड को अधूरा दर्शाना जिसके लिए हम क्या कर देते हैं? हल लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो अधूरा है। लेकिन ध्यान रखिए व्यंजनों का होता है स्वर का नहीं। स्वर अपने आप में क्या होते हैं? होते हैं। इसलिए हल कहाँ लगता है? व्यंजनों पर लगता है। तो ये जो हल है अधूरा, आधा अधूरा रहता है। इसकी उत्पत्ति यानी हल का मतलब भी व्यंजन होता है ना। हल का मतलब भी व्यंजन। देखिए हल का मतलब व्यंजन हम लिखते हैं। अगर हम कहाँ जाए प्रत्याहार हल के अंदर में सभी व्यंजन आते हैं, इसलिए हल का तात्पर्य क्या हो गया? व्यंजन हो गया। अब व्यंजन की अपनी परिभाषा क्या हुआ? जो स्वर के सहयोग से बोले जाए, यानी इनमें स्वयं अपने आप में इतनी शक्ति नहीं रहती कि स्वयं से कुछ कर सके, है ना। सहयोग लेकर ही बोले जाते हैं। इसका मतलब इनकी अपनी स्वयं की शक्ति नहीं रहती है कुछ कर सके, है ना। तो यहाँ पे आपका हल यानी व्यंजन कैसे पैदा होते हैं? आधे अधूरे। वैसाखी की जरूरत इनको पड़ती कैसी? स्वरूपी, है ना। स्वरूपी वैसाखी की जरूरत किसे पड़ती है? व्यंजन को। इसलिए व्यंजन को हम क्या करते हैं? अर्धवर्ण या क्या कह सकते हैं? आधा अक्षर, है ना। आधा अक्षर कहते हैं। और प्रतीक चिन्ह क्या है? आधा अक्षर वैसाखी का, जिसका नाम क्या दिया गया? है ना। इस प्रतीक चिन्ह को क्या नाम दिया गया? तो ये जो हल वर्ण है इसको किस नाम से जाना गया? इत। क्योंकि हल वर्ण गणना नहीं होती। मात्रा सूत्र में शुरुआत कहाँ से हो जाती है? मात्रा सूत्र से। जितने भी हल वर्ण है वर्णों की काउंटिंग के समय, अक्षरों की गिनती के समय हम हर वर्ण की गिनती नहीं करते। जैसे आयु है की गिनती नहीं होती, ऋग्वेद है की गिनती नहीं होती, एवं में अंग की गिनती नहीं होती, है ना। ये सारे वर्ण कैसे हैं? हल। लेकिन हम वर्णों का अपना कुछ काम भी है। हम वर्णों का अपना कुछ गिनती नहीं होती, इसलिए इसको क्या कर दिया गया? इक्त। ऐसा वर्ण कहा गया इक्त वर्ण। अब हल वर्ण थे, गिनती ना होने के कारण इसका दूसरा नाम क्या
में आए। अब ये हल अथवा इत वर्ण काम क्या करते हैं, तो इसके लिए लिखा गया अनुबंध। भाषा सूत्र की जब बात करते हैं आयुर्वेद में, तो हम मानते हैं आयुर्वेद में 3 वर्ण पूरे हैं, बड़ा जो है आधा अधूरा, उसकी गिनती नहीं करते। यही तो होता है ना, आयुर्वेद में कितने बड़ा आप रूप से मानेंगे, 3 मानेंगे, रात की गिनती नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें अर्थ होना है, हमने कह दिया अर्थ, क्या हार बताया अर्थ। अब ये रा क्या है, गणना तो नहीं होना है, लेकिन ये रा यहाँ बाधित कर दिया कि आप आ ई उ रा, इसके आगे री री क, यहाँ